नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 11th के एनसीईआरटी भूगोल में एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, महासागरीय जल संचलन। और यूपीपीसीएस के मेंस में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ज्वार भाटा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्वार भाटा हो गया। इसके अलावा हम देखें महासागरीय जलधाराएँ जो हैं, महासागरीय जलधाराओं से भी एक क्वेश्चन बनते हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार क्या हैं और महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, उसके प्रकार क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इन सब के बारे में प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में पूछे गए हैं। कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिससे हम अभ्यास भी कर सकते हैं 150 वर्ड में, कि जल धाराएं तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के तापमान को ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। महासागरीय जल संचलन है ना। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। एक एक शब्दों को गौर से देखना और इंट्रोडक्शन में ऐसे वर्डों को यूज करना है, छोटे से वाक्य में या कम शब्दों में अच्छा इंट्रो लिखा जा सके, मेन बॉडी में कुछ अच्छी अच्छी बातें डाल सकें जो ऑथेंटिक हो, तो इन्हीं स्रोतों से पढ़ने से वो ऑथेंटिसिटी आएगी। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं क्या। महासागरीय जल की भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व और बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। ये पॉइंट नोटेबल है। महासागरीय जल में जो गति होती है, गति माने चाहे तरंगे उठ रही हैं, ज्वार भाटा आ रहा है, महासागरीय धाराएं जो होती हैं, ओशियनिक करंट वो आ रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। कुछ भौतिक विशेषताएं कारण हैं और कुछ बाह्य बल। ये दो मुख्य कारण है, भौतिक विशेषताएं और बाह्य बल। भौतिक विशेषताओं में तापमान, खारापन, घनत्व। तापमान, लवणता और घनत्व। तापमान, लवणता, घनत्व, यह है भौतिक विशेषताएं। बाह्य बल में सूर्य, चंद्रमा और वायु, ये बाह्य बल। इनके कारण से महासागरीय जल स्थिर न होकर के गतिमान हो जाते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। ये भी ध्यान रहे, इंट्रो में ये सब बातें डाल सकते हैं कि महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। जैसे जो महासागरीय धाराएं हैं, ओशियानिक करंट है, वो एक प्रकार की क्षैतिज धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें ये क्षैतिज गति से संबंधित हैं। दिया भी हुआ है, महासागरीय धाराएं और लहरें ये दोनों क्या है, क्षैतिज गति हैं। और ज्वार भाटा जो है वो ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। ये डेफिनेशन महासागरीय धाराओं का है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति हैं। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है। तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। माने कि ज्वार भाटा वो एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर गति है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार उठते हैं एवं नीचे गिरते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं एवं नीचे गिरते हैं। अधः स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। अधः स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। तरंगों के बारे में दिया एग्जाम में, इसमें बुक में, तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं।
एग्जाम में जैसे आ जाए कि तरंगे क्या है, ये कैसे बनते हैं, इसके प्रकार वगैरह पूछ लें, तो इंट्रो में हो सकता है कि तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। फिर से, सतह जल की गति जो हो रही है, तरंगे जैसे हो गई, सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्घ्य के आधे से कम होती है, जैसे ये ऐसे तरंग जा रही हैं, कह रहा है कि जब जल की गहराई, ये गहराई है, जब जल की गहराई तरंगदैर्घ्य के, ये तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य के आधे से कम होती है, मतलब तरंगदैर्घ्य की लंबाई मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है, और ये जो जल की गहराई है ये 10 सेंटीमीटर से कम, यानी मान लो कि 7 सेंटीमीटर है, तब तरंग टूट जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर तरंगदैर्घ्य की लंबाई जितनी है उसकी आधे से कम अगर गहराई है तो तरंग टूट जाती है। ठीक है, जब जल की गहराई तरंग के तरंगदैर्घ्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाती हैं। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती हैं तब छोटी छोटी उर्मिकाएं रिपल्स बनती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल में बहती हैं तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते। तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती हैं, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। तरंगों की गति एवं जलीय अणु, ये द्रोणिका उभार, दाहिनी ओर प्रगामी तरंग, यह शीर्ष पतन, टॉप पॉइंट, शीर्ष पतन, ठीक है, इसे कहेंगे द्रोणिका उभार। तरंगें गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती हैं। तरंगें गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल
तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचती हैं। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती हैं। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर। तरंगों की कुछ विशेषताएं दिया है। तरंग शिखर एवं गर्त, वेव क्रेस्ट, जो ऊपर का है उसे कहेंगे क्रेस्ट, जैसे तरंग है तो इसे कहेंगे क्रेस्ट, और इसे कहेंगे ट्रफ। ट्रफ, ये ट्रफ, ऊपर का पॉइंट क्रेस्ट और नीचे का पॉइंट ट्रफ। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रेस्ट और ट्रफ कहते हैं। ठीक। तरंगों की ऊंचाई, वेव हाइट क्या होता है? ये तरंग है तो ट्रफ से क्रेस्ट की जो ऊंचाई है इसे कहेंगे वेव हाइट। यह एक तरंग के गर्त यानी कि ट्रफ के अधः स्थल से शिखर यानी क्रेस्ट के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तो ट्रफ से क्रेस्ट की जो दूरी है उसे कहते हैं तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट। तरंग आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है? यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग की ऊंचाई का आधा मतलब जैसे यहाँ ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, इसकी ऊंचाई मान लो कि 10 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कर लें 5 सेंटीमीटर तो ये होगा एम्पलीट्यूड। तरंग आयाम माने तरंग की ऊंचाई का आधा, उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। तरंग काल क्या होता है? वेव पीरियड। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। जैसे ये डेफिनेट पॉइंट है तो यहाँ पर एक तरंग का शिखर आया, ऐसे चला गया, अगला तरंग का शिखर आया, चला गया, तो दो तरंग के शिखर के बीच में जो समय लगा किसी पॉइंट विशेष पे उसे कहते हैं वेव पीरियड। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ये तरंग है तो ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी इसे कहते हैं वेवलेंथ। या ये ट्रफ है और ये ट्रफ है, दो ट्रफ के बीच की जो दूरी है इसको भी हम कहते हैं वेवलेंथ। यह दो लगातार शिखरों यानी क्रेस्ट या गर्तों यानी कि ट्रफ के बीच की क्षैतिज दूरी है, यानी ऐसे वाली दूरी। या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट नाप लिए तो वेवलेंथ कहलाएगा, ट्रफ से ट्रफ नाप लिए तो फिर वेवलेंथ कहलाएगा। तरंग गति, वेव स्पीड क्या होता है? जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। नॉट में वेव स्पीड को नापते हैं इसमें नॉट में। तरंग आवृत्ति, यह 1 सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को कहते हैं तरंग आवृत्ति। यानी इस पॉइंट पे कितनी तरंगे गई, 1 2 3 4 ऐसे, तो 1 सेकंड में कितनी तरंगे वहाँ से गुजर रही हैं किसी निश्चित बिंदु से, उसे कहेंगे तरंग आवृत्ति। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है तरंग क्या है, यह कैसे उत्पत्ति होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, तरंगों की विशेषताएं क्या हैं। तो ये सब बातें आ सकती हैं कि तरंग क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, वेव हाइट क्या होती है बता दिए, एम्पलीट्यूड क्या होता है ऊंचाई का आधा, वेव पीरियड माने किसी निश्चित बिंदु में किसी निश्चित बिंदु पे गुजरने वाले लगातार तरंग शिखरों का समय अंतराल, कि दो तरंग शिखर या दो तरंग गर्त के बीच में जो समय लग रहा है उसे कहते हैं वेव पीरियड। तरंग वेवलेंथ बता दिए, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी। फिर वेव स्पीड बता दिए कि जल के तरंग के गति करने की दर,
वेव स्पीड हो गया, इसको नॉट में नापते हैं। तरंग आवृत्ति, किसी निश्चित बिंदु में 1 सेकंड में कितनी तरंगे गति कर रही हैं उसे कहेंगे तरंग आवृत्ति। तो ये हो गया। और तरंग किससे बनती है? मुख्य रूप से जल के कारण बनती है। तरंग क्या है? ऊर्जा है, ये जल नहीं है। महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं, ऐसे हम बता सकते हैं। अगला है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।